हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महिंद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें ये बताते हुए कि आपकी जो वैकेंसी पेट की आने वाली थी वो वैकेंसी आ चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्या योग्यता है, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले शुरुआत हम करते हैं इस फॉर्म की। देखिए, फॉर्म की जो शुरुआत हुई है वो 25 तारीख से हो चुकी है। इसका मतलब अब आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो बताई गई है वो 21 जून है। फिर इसमें हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो जाए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाए और बाद में पता चले कि आपने कुछ गलती की थी, तो उसके लिए फिर से आपको एक हफ्ते का मौका दिया जाएगा 28 जून तक। इसका मतलब लास्ट डेट के बाद भी आपको संशोधन के लिए 7 दिन का मौका मिलेगा, लेकिन अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 है, संशोधन की लास्ट डेट 28 है। समझ गए इतना? अब चलिए आगे समझते हैं। देखिए, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, सिंपल आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो मिनिमम योग्यता अगर हमने आपको हाई स्कूल बता दिया तो इसका मतलब आप इससे आगे कितना भी पास होंगे तो आप एलिजिबल हैं। इतना समझ लीजिए। इसके लिए ये भी आप समझिए कि ये आपकी एक तरह की पहली प्रीलिमिनरी टेस्ट है और मेंस का एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन पहले उससे भी पहले ये बताया जा रहा है कि भाई हाई स्कूल की योग्यता है और कोई वैकेंसी आई और आपने पेट पास कर लिया, लेकिन अगर हाई स्कूल से नीचे की कोई वैकेंसी आ गई 8th पास वाली, मान लीजिए आपके सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ गई, उसमें 8th पास मांग लिया, या माली की वैकेंसी आ गई 8th पास मांग लिया, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो इसमें कहा जा रहा है हाँ बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और अगर ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो आपके लिए उसके संबंध में जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा या अदर कोई टेस्ट होगा वो आपको बताया जाएगा, अगर कम अनिवार्यता का पोस्ट आएगा तब। क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं यहाँ से, क्लियर, तो इसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। अगर मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊँ तो क्रिस्टल क्लियर अब ये समझिए, भाई आपने जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी का फॉर्म भरा है, अगर मान लीजिए कल को वैकेंसी आई यूपीपी की, तो उसमें सेकेंड स्टेज क्या होता है, आपका फिजिकल होता है, यानी दौड़ होती है। अब अगर आपने पेट पास करके रखा है और कल को वैकेंसी आपकी आई यूपीपी की, तो अब आपको यूपीपी की फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज सिर्फ देंगे, यानी फिजिकल टेस्ट सिर्फ देंगे। क्लियर? अब मान लीजिए आपने पेट पास कर रखा है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, उसमें सेकेंड स्टेज आपकी टाइपिंग स्किल होती है, उसमें आपका टाइपिंग होता है। तो अब आपको फिर से जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपसे क्या कराया जाएगा, सेकेंड स्टेज सिर्फ टाइपिंग कराई जाएगी। और यूपीपी में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। क्लियर? सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है। मुख्य परीक्षा जिसमें आपका कौशल परीक्षा यानी कि टाइपिंग होती है और शारीरिक परीक्षा होती है, उसका आयोजन कराया जाएगा। यानी कि प्री आपको पास करना है, प्रीलिमिनरी यानी कि पेट आपने पास कर दिया। अब सपोज दैट आपकी हाइट भी अच्छी है और आपने यूपी ट्रिपल एस सी का जो कौशल परीक्षण यानी टाइपिंग भी सीख रखी है, तो अगर आप पास हो गए तो आप यूपीपी का भी फिजिकल दे सकते हैं और प्लस में कौशल परीक्षा भी दे सकते हैं, सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। क्लियर हुआ? तो यानी कि पेट आप सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब आगे हम लोग इसमें थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जो फ़ीस की बात की गई है उसमें फ़ीस कहा गया है कि जनरल की फ़ीस 185 होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी फ़ीस से कोई इशू होना चाहिए। फ़ीस वो कुछ भी रखता तो आपको फिल करना चाहिए, और वैकेंसी वो कितनी भी रखता, 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी, क्योंकि आपको पोस्ट एक ही चाहिए, तो हमें वैकेंसी नहीं देखनी कितनी आएगी, हमें देखना है कि वैकेंसी आई है बस। उसके बाद इन्होंने अभी 185 और 185 पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के लिए रखा है। क्लियर? आगे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, ये आपको भी पता है। सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी रेलवे की वैकेंसी आई है 35,000 पोस्ट के लिए, 1.5 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है, तो क्या सारे बच्चों को जॉब मिलेगी? नहीं, सिर्फ 35,000 को मिलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें अपना बेस्ट एफर्ट डालना है और इसलिए हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो आगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन अभी बात समझते हैं हम लोग कि इसका जो मेन सिलेबस है वो कितना है। तो बताया गया है कि जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी, यानी कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलना है, यानी पूर्णांक भी आपका 100 नंबर का होगा। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कितना अच्छी बात है। आइए अब समझते हैं। हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री का चाहे वो आपका एनिसेंट हो, चाहे आपका मिडवल हो या फिर आपका मॉडर्न हो, तीनों को मिक्स करके
टोटल आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। पर अभी यहाँ बाकी है, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, यानी सिर्फ आंदोलनों की बात किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब हो गया नेशनल मूवमेंट्स जो हुए थे, जैसे गांधी जी आए थे तो सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह का जो आंदोलन हुआ था वहाँ से भी इन्होंने बताया कि हम 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्लियर हुआ? अब आप ये सोचिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, यानी टोटल अगर हम हिस्ट्री में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं 10। और अगर सिर्फ हम नेशनल मूवमेंट को ही लेकर चलें तो 5 नंबर हमें मिल जा रहा है। तो अब ये कैसे तैयार करना है, वो तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब ये आपको सोचना है कि आपको पढ़ना कैसे है। क्लियर हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे 5 और वो हर क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलने वाला है। क्या पढ़ना है हमें ज्योग्राफी में? भारत और विश्व के भौतिक भूगोल को पढ़ना है। नदियाँ, नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन। अब सोचिए, और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रट्टा मार के बैठे होंगे, पर उन सारी चीज़ों में और इसके सिलेबस में आप देखिएगा थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपको क्लास की ज़रूरत तो मुझे लगती है कि होना चाहिए आपके लिए क्लासें। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? अब इकोनॉमिक्स में जो पहले के क्वेश्चन आते थे आपके मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने देने का निर्णय नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ से पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो आपकी अर्थव्यवस्था 1947 यानी आज़ादी के बाद से और 1991 तक की है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि आपसे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था अब तक का, यानी 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार, आपका ढांचागत सुधार और श्रम सुधार से क्वेश्चन। इसका मतलब इन्होंने इकोनॉमिक्स तो दिया लेकिन ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है। ओके, यानी इकोनॉमिक्स के जो अब स्वतंत्रता के बाद 1947 के आफ्टर 1947 इंडिया की इकोनॉमिक्स कैसी है वो आपको बताना है। अब आप सोचिए, ये बुक में आपको जल्दी से मिलने वाला नहीं क्योंकि पुरानी बुकों में तो ऐसा होगा नहीं। फिलहाल नेक्स्ट में देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में देखें, यानी कि अब आपको क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था। अब आप हमको ये बताइए, यहाँ पर राष्ट्रपति के अधिकार नहीं है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के अधिकार नहीं है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को नहीं दिखाया गया। इसका मतलब काफ़ी चीज़ें तो हमें स्किप भी करनी है। ऐसा नहीं कि हमने पॉलिटी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सिलेबस ही हमारा बताता है। और अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ने में बैठ गए तो आपको 5 नंबर ही तो पाना है, और उस 5 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ना है वो हम लोग ही बता सकते हैं, है ना। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन सिलेक्शन आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। आगे नेक्स्ट समझते हैं। सामान्य विज्ञान में आपके तीनों विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। तीनों विज्ञान का मतलब हो गया आपका भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 नंबर का। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप फिजिक्स ही पढ़ने बैठ गए तो आपको शायद 3 से 4 महीने लग जाएंगे, और आपको तीनों ही पढ़ने हैं सिर्फ 5 नंबर के अंदर। आगे मैथमेटिक्स यानी गणित में देखें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। सेकंड मैथमेटिक्स आपसे पूछना ही नहीं उसको। अब इसमें क्या पूछना है उसको? आपको पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। अब आप ये सोचिए, आप यहाँ पर हमें बताइए कहीं भी ट्रिग्नो लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखा नहीं, ज्योमेट्री आपको दिखा नहीं, 2D 3D डायमेंशन कहीं दिखा ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि भाई सेकंड पेपर तो उसको आपसे पूछना ही नहीं, और फर्स्ट ही पेपर पूछना। फर्स्ट में भी आप रट्टा मार के कौन सा बैठे होंगे? परसेंटेज तो आपने अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस कहीं नहीं दिखेगा आपको, वर्क एंड टाइम कहीं नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें पढ़ना कितना है और कितने कम टाइम में
मैक्सिमम आउटपुट देकर इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट को पास करना है, क्योंकि इसके लिए एक मौका मिल रहा है और इसके बाद कई सारे मौके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप पेट पास करो तो कई एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट मेंस में जाओगे, पर आपने अगर पेट ही पास नहीं किया तो दूसरे एग्ज़ाम के मेंस में आप जा नहीं सकते हैं, ये आप कन्फर्म मानकर चलिएगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट और आगे समझते हैं। हिंदी में पहला तो इन्होंने कहा कि हम सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पूछेंगे, फिर गद्य के तो पूछेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सामान्य हिंदी में देखें जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग और आप लोग सब मिलकर क्या करेंगे, इसको रटते या रटाते हैं, वो वाला मामला चलता है। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है, इन्होंने कहा हम सिर्फ संधि पूछेंगे, जबकि वर्णमाला से ही हम लोग शुरुआत करते हैं और वर्णमाला यहाँ इन्होंने जिक्र ही कहीं नहीं किया है। विलोम शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, लिंग पूछे जाएंगे, ठीक है, मेल फीमेल वाला। फिर उसके बाद आपके मिश्रित भिन्न संयुक्त हैं या कौन से हैं, फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। ठीक है। अब आगे और समझिए, सामान्य अंग्रेजी से केवल 5 क्वेश्चन इनको पूछना है। सामान्य अंग्रेजी का इसका मतलब हो गया जनरल इंग्लिश, सिर्फ आपसे पूछी जानी है और सिर्फ 5 नंबर के, और उसमें भी इन्होंने कह दिया कि अपठित गद्यांश। ठीक है, तो अपठित का मतलब हो गया कि आपने उसको पढ़ा नहीं है अभी तक, और वो गद्यांश यानी कोई स्टोरी पुरानी उठा के दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हुए तो व्याकरण से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने, और अगर आप इंग्लिश ही पढ़ने बैठ जाइए तो आपको 1-2 महीने लग सकते हैं, है ना। अब आप सोचिए 3 नंबर के लिए आप 2 महीने पढ़ेंगे या आप अच्छी तरीके से कम टाइम में अपना सब कुछ तैयार कर लेंगे। आप ये रीजनिंग में समझते हैं, रीजनिंग में आपने पासा बहुत सारे चैप्टर पढ़ रखे होंगे, पर आप यहाँ देखिए इन्होंने पासे का कहीं जिक्र भी नहीं किया होगा। ठीक है, बृहत एवं लघु पूछना है इनको, क्रम एवं रैंकिंग पूछना है, संबंध पूछना है, समूह से भिन्न को अलग करना है। ठीक है, जैसे कर दिया लकड़ी, कुर्सी, मेज और उसके बाद घर दे दिया तो कहा कि अलग करिए, इस तरह का। कैलेंडर और घड़ी पूछना है इनको, कारण और प्रभाव पूछना है, कोडिंग और डिकोडिंग पूछना है। इन सारे चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे 5 और उसके लिए नंबर भी मिलेंगे आपको 5। आइए और समझते हैं। समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं 10। ठीक, अब करंट अफेयर्स में आपका इन्होंने कह दिया भारत एवं वैश्विक, यानी भारत में भी क्या हो रहा है, वैश्विक में भी क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। जैसे अभी आपसे पूछ लेगा कि विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ईरान ने अभी हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हाल ही में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण कर दिया था, अभी हाल ही में स्पेन और किस देश के मध्य में झगड़े हो गए थे या कंक्लूड हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। फिर आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी मुद्रा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उसके मुख्यालय, पर्यटन स्थल। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें नृत्य वगैरह, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और 10 नंबर के। अपठित हिंदी, जैसा कि आप लोग हाई स्कूल या इंटर में अगर आपकी हिंदी रही होगी तो आपने देखा होगा कि एक कोई कविता दे देता है, या मान लीजिए उसने क्या दे दिया आपको, यहाँ पर तो गद्य लिखा है, तो आपको मान लीजिए कोई स्टोरी दे दिया उसने, और उस स्टोरी में जैसे एक राजा था उस तरह का, और उससे क्या किया 5 क्वेश्चन पूछ लिया। राजा कहाँ गया था, राजा पर हमला किसने किया था, राजा कहाँ गिर गया था, इस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, एक पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बहुत ही आसान होगा ये, है ना। तो ये कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, आप सोच सकते हैं, है ना। पूरा व्याकरण पढ़ने पर 5 नंबर, और जबकि सिर्फ गद्यांश करने पर आपको 10 नंबर। पर ये पता कैसे चलेगा जब आप पेपर में बैठेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है जिसको बताया है उसने। एक है ये कि आपसे वो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछेगा जो कि 10 नंबर का होगा, और टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा वो भी 10 नंबर का होगा। लेकिन इन सारे क्वेश्चनों को पूछने के बाद उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आप देखिए क्या बताया उन्होंने। उनका कहना ये है कि जो क्वेश्चन जितने भी ये पूछे जाएंगे वो किस बिहाफ पे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के कौन से वाले पे। अब आप देखिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी 10th और 12th के बिहाफ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी क्लास 12th और 10th के बिहाफ पर पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन ये कहा है इन्होंने कि अगर आपने गलती की तो 1/4 अंक आपकी कटौती कर ली जाएगी। क्लियर है, यानी कि आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा और आपने गलती कर दी तो। निगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आप ये सोच के बैठे हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गलत सोच के बैठे हैं, आपकी निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। और 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ और ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए इस पेट के साथ में ही
देखिए पेट आपको हम पहले ही बता चुके थे, ये पेट कराएंगे, जबकि केंद्र आपका सेट कराएगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा वो। लेकिन आप पहले भी पेट को समझिए। पेट का मतलब हो गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। आप कॉमन एग्ज़ाम एक लिया जा रहा है, इसमें अगर आपने पास कर लिया, जैसे आपका टीचर के लिए जाते थे लोग तो टेट देते थे, तो वैसे ही आप पेट देंगे, ठीक। फिर कुछ टाइम के लिए वैलिड होगा, उसके बीच में कोई भी वैकेंसी आती है तो जो पर्सन पेट पास होगा वही आगे मेंस में बैठेगा, यानी कि उसके सेकंड स्टेज में बैठेगा। अगर मान लीजिए आपके पास योग्यता है, आप 12th पास हैं, लेकिन आपने पेट पास नहीं किया और कल को वैकेंसी आ गई लेखपाल की, तो उसमें अगर उसने मांग लिया कि पेट पास, तो आपके पास भले ही इंटर पास और इंटर पास एलिजिबिलिटी हो और पेट नहीं पास किया तो आप बैठेंगे नहीं। क्लियर हुआ? इसका मतलब पेट तो पास करना ही पड़ेगा अगर आपको सेकंड स्टेज में बैठना है तो। क्लियर? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊँगा आपको, OTR भी आपको फिर से फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन खुल गया है। OTR क्या होगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए जैसे आपने मेंस दे दिया, अब मेंस के बाद 2 स्टेप आपके फिर से होते हैं। एक फिजिकल होता है आपका, जिसमें आपके चेक होते हैं आँख, नाक, कान, हाथ सब सही है कि नहीं सही है। फिर दूसरा आपका हो जाता है DVR, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आपने OTR भर दिया है तो आपको DV कराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन अपने आप हो जाएगा। तो आप अगर OTR भी भर देते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर आपको एक ही स्टेज के लिए जाना पड़ेगा, वो भी फिजिकल स्टेज के लिए। क्लियर हुआ? तो इतनी चीज़ें आप समझ के रखिए। बाकी सिलेबस आपके सामने है और आई होप कि आप आज से मन लगा के तैयारी करेंगे, फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर देंगे और महिंद्रा के साथ जुड़े रहेंगे। आपकी कोई भी राय हो कि आपकी क्लासेस कैसी होनी चाहिए या हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं आपके सपनों को साकार करने में, इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने में, इस वैकेंसी में आपके सिलेक्शन में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम लोग फिर से कंटिन्यूअस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।